अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां आज PSL की चांद रात है। मेला सजने में बस थोड़ा सा इंतजार रह गया है। नेशनल स्टेडियम का मैदान इंटरनेशनल स्टार्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। चौके भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे और हल्ला गुल्ला भी होगा। शहरियों का जोश, जज्बा और जुनून जोबन पर है। क्रिकेट का बुखार 104 डिग्री पर पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रोशनियों के शहर की रौनक उरूज पर PSL का मेला आ नहीं रहा, मेला आ चुका है। लगा दो जोर, मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। कराची का नेशनल स्टेडियम तैयार, शायकीन बेकरार। तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ये खेल है दीवानों का। शहर कायद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हर तरफ क्रिकेट के रंग नजर आ रहे हैं। जोश, जज्बा, जुनून, क्रिकेट का बुखार है 104। नेशनल स्टेडियम में स्टार्स की कहकशां जगमगाएगी। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों के लिए मैच जीतना लाजमी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीता तो प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएगी। तो बड़ा शहर बड़े इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। आज से सजेगा कराची में मैदान। शहर की मुख्तलिफ शाहराहें और चुरंगियां भी PSL के रंग में रख गई हैं। शहरी भी मेगा इवेंट को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, ये बताइएगा कैसी तैयारियां हैं, कैसे रंग दिख रहे हैं, किस तरह से वेलकम किया जाएगा क्रिकेट को कराची में? बिल्कुल सिद्रा, क्योंकि कराची में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 मैचेस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग 4 के होने जा रहे हैं। आज पहला मैच है और जो शहरी हैं उनको बिल्कुल बेचैनी है कि कब ये आज रात गुजरे और वो आज जो है वो जब मैच शुरू होगा वो मैच से लुत्फानंदोज हो सके। बड़ी तादाद में जो शहरी हैं FTC शाहर फैसल पर मौजूद है, जहाँ पर स्टेडियम जो है वो शक्ल दी गई है स्टेडियम की। इसके अलावा रोशनी है, रंग नूर की, यहाँ पर बारिश है, बहुत ही जोशो जज्बा उरूज पर है। इसके अलावा आपको अगर कैमरामैन सनाउल्लाह आपको दिखाएंगे कि किस तरह बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। खवातीन, बच्चे, जवान, मनचले सब यहाँ पर पहुँचे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह जोशो जज्बा उरूज पर है, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं वो भी जो है वो यहाँ पर कराची में आकर मैच खेलेंगे। आप देख सकते हैं कि शाहर फैसल पर ये यहाँ पर हुजूम उमड़ आया है। ऐसा लगता है कि आज ही जो है वो वीक है जिस पर लोग जो है वो निकलते हैं। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन बिल्कुल। और सलमान, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे आज कराची में वाकई क्रिकेट की चांद रात है और आपका जोश व जज्बा भी अरूज पर दिख रहा है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची में क्रिकेट के दीवानों का जोश उरूज पर है। किसी को टिकट खरीदने की पड़ी है तो कोई अपने शहर में मेला सजने पर खुश है। इस्लामाबाद के यूनाइटेड के दीवाने भी मैदान में हैं। लगा दो जोर, मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। अपनी टीम से, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। अपने क्रिकेट से वी लव क्रिकेट, वी लव पाकिस्तान। खेल ही मन को भाए। My team is Peshawar Zalmi। ये खेल दीवानों का, चल जोश दिखा दे तू। हम लोग देखने भी जाएंगे PSL। बहुत मजा आ रहा है। कराची में बहुत सालों बाद क्रिकेट वापसी आई है। मैंने तो इस्लामाबाद चूज की थी, अब जो जीते वो किस्मत की बात है। अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाने वाले मॉडल्स भी नेशनल स्टेडियम में क्रिकेटर्स की अदाओं के मुंतजर हैं। कहते हैं बस टिकट कटाना है और मैच देखने जाना है। Yes, and however, it's a good opportunity for Pakistan, and then I think we should all support the cricket team as well. मैं जल्दी से कोई ना कोई टिकट ग्रैब करूं और फौरन जाऊं वहां पर, बिकॉज आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हम सब कराची वाले बहुत एक्साइटेड हैं। ये बात नहीं कि हम पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए एक्साइटेड नहीं होते, बट क्योंकि अब कराची पहली दफ़ा आया है तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली वी विल विन, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद समी कहते हैं होम ग्राउंड पर खेलने की खुशी है। टूर्नामेंट जीतने के लिए अब तमाम मैचेस जीतना होंगे।
نیشنل اسٹیڈیم میں کرکٹ کی بہار، اسلام آباد یونائیٹڈ، کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا پریکٹس سیشن۔ حریفوں کو کیسے ہرانا ہے، جیت کا تڑکا کیسے لگانا ہے، حکمت عملی بنانے کے لیے ٹیموں نے خوب جان ماری۔ بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی الگ الگ مشقیں کی گئیں۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ اسٹیڈیم میں پی ایس ایل سیزن 4 کے فائنل سمیت 8 میچز شیڈول ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے شیر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں رنگ جمانے کو تیار، ملکی اور غیر ملکی سٹارز سیزن 4 کا ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور قلندرز کو ہرانے کی بھی ٹھان لی ہے۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے میچز اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے لیے پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے 13,000 سے زائد جوان ڈیوٹی دیں گے۔ اسٹیڈیم کے اندر رینجرز تعینات ہوگی۔ احمد رحمان خان کی رپورٹ۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 4 غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد اور ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی پر سیکیورٹی اداروں نے بھی تیاری مکمل کر لی۔ اسٹیڈیم کے اندر رینجرز کے جوان موجود ہوں گے تو باہر پولیس اہلکار فرائض انجام دیں گے۔ میگا ایونٹ میں شرکت کرنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں اور اسٹاف کو بین الاقوامی طرز کی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے اسٹیڈیم تک کی گزرگاہوں پر پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں اور سینٹرل پولیس آفس میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے سخت مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے پولیس ریزرو پلاٹونز کو بھی الرٹ رکھا جائے گا۔ ایسٹ زون کے 7,720، ساؤتھ کے 2,260، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے 565 اور اسپیشل برانچ کے 788 اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ میگا ایونٹ کے لیے مجموعی طور پر 13,112 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ رینجرز کے جوان بھی سیکیورٹی پر مامور رہیں گے۔ احمد رحمان خان، سما، کراچی۔ پاکستان سپر لیگ کے میچز کے دوران ٹریفک پولیس نے پلان تیار کر لیا ہے۔ نیو کراچی، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور لیاقت آباد یا پھر اورنگی ٹاؤن میں رہنے والے نیپا، چورنگی اور لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن اسکوائر سے ہوتے ہوئے حکیم سعید گراؤنڈ جا سکتے ہیں، جہاں وہ اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل پارک کر کے شٹل سروس کے ذریعے ایکسپو سینٹر کے قریب انہیں اتار دیا جائے گا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال اور ملیر سے میچ دیکھنے آنے والے ڈریک روڈ سے راشد مناس روڈ کی جانب ڈالمیا روڈ کے قریب سے غریب نواز فٹ بال گراؤنڈ میں اپنی گاڑی کھڑی کر سکیں گے۔ وہاں سے شٹل سروس کے ذریعے انہیں لے جایا جائے گا۔ ڈیفنس اور کورنگی کے رہائشی شارع فیصل سے شارع قائدین، اللہ والی چورنگی سے ہوتے ہوئے پی پی چورنگی سے یونیورسٹی روڈ سے حسن اسکوائر اور وہاں سے اتوار بازار گراؤنڈ میں اپنی گاڑی کھڑی کر سکیں گے۔ میچز کے دوران کچھ سڑکیں بند بھی رہیں گی جن سے شہری نہیں گزر سکیں گے۔ حسن اسکوائر سے نیشنل اسٹیڈیم جانے والا برج بھی ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ شارع فیصل سے سر شاہ سلیمان روڈ کی جانب اور وہاں سے نیشنل اسٹیڈیم برج جانے والے راستے بھی بند ہوں گے۔ تو پی ایس ایل کا جنون، شائقین کرکٹ کو سیالکوٹ کی سپورٹس مارکیٹ میں کھینچ لایا، جہاں کٹس کی خریداری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ شہزاد احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کرکٹ کا بخار شائقین پر سوار، پی ایس ایل پاکستان آیا تو سیالکوٹ کی سپورٹس مارکیٹ کی رونقیں بڑھ گئیں۔ ہر کوئی اپنی فیوریٹ ٹیم کی ٹی شرٹس خریدنے میں مصروف ہے۔ یہاں سے کٹ لینے آیا ہوں اور کراچی جا کے میچ دیکھوں گا، انشاءاللہ پشاور زلمی جیتے گئے۔ پی ایس ایل کی وجہ سے گہما گہمی بڑھنے پر دکاندار بھی خوش ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں پی ایس ایل شروع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں کافی مثبت اثر پڑا ہے۔ مختلف ٹیموں کی رنگ برنگی ٹی شرٹس 200 سے 300 روپے میں دستیاب ہیں۔ کیمرامین آئزک کے ساتھ شہزاد احمد، سما، سیالکوٹ۔ میں ہوں سعود بن مرتضیٰ۔ شائقین کتنے پرجوش ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان انکلوجر سے۔ میں دکھاؤں گا آپ کو وسیم اکرم انکلوجر سے کرکٹ فینس کا جذبہ۔ ہر چوکے اور چھکے پہ کیسا ہوگا شائقین کرکٹ کا جوش و جذبہ، میں بتاؤں گی آپ کو آصف اقبال انکلوجر سے۔ چھکے اور چوکوں پر کس نے مچایا سب سے زیادہ شور، میں بتاؤں گا آپ کو ظہیر عباس انکلوجر سے۔ کرکٹ کے متوالوں کا جذبہ اور جنون کیسا ہوگا، میں بتاؤں گا انتخاب عالم انکلوجر سے۔ شائقین کس ٹیم کو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، میں بتاؤں گا حنیف محمد انکلوجر۔ گراؤنڈ میں کھلاڑی کیا کر رہا ہے یا ڈریسنگ روم میں بیٹھا کرکٹر کیا کر رہا ہے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ کرکٹ کے میدانوں کو آباد کرنے کے پیچھے ہماری افواج کی لازوال قربانیاں ہیں، جن پر ہمیں فخر ہے۔
वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम सीरीज सरफराज अहमद समेत कई अहम खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया। सरफराज आराम के लिए कैसे माने, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। रमशा बसान कत्ल केस का एक और अहम मुलजिम कानून की गिरफ्त में। साबिर बसान को जेर हिरासत मुलजिमान की निशानदही पर सांगढ़ से गिरफ्तार किया गया। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। रमशा बसान कत्ल केस में पेशरफ्त, नामजद तीसरा और अहम मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम साबिर वसान को जेर हिरासत मुलजिमान जुल्फ़िकार वसान और गफ्फार वसान की निशानदेही पर सांगढ़ से गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने 1 फरवरी को 13 साला मासूम रमशा को घर में घुसकर वालिदैन के सामने कत्ल किया था। वाक़े के बाद मकतूला का वालिद परवेज वसान भी लापता हो गया था। सामने आने पर उसका कहना था कि वो कत्ल के बाद से पुलिस हिरासत में था। पुलिस अंदर के पीरी खौफा में थोड़ो साइड थी। रमशा कत्ल केस में नामजद 5 में से 2 मुलजिमान अब भी आज़ाद हैं। साथी रिपोर्टर साहिल जोगी के साथ शफीक शर, समा, खैरपुर। एबटाबाद में पुलिस ने अफजल कोहिस्तानी के कत्ल में मुलव्विस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल केस के मुद्दई अफजल कोहिस्तानी के कत्ल के इल्जाम में एक और मुलजिम गिरफ्तार। डीबीओ एबटाबाद के मुताबिक अफजल कोहिस्तानी के गिरफ्तार भांजे फैजुर रहमान के बयान के बाद पालस से मासूम खान को गिरफ्तार किया गया। फैजुर रहमान का वर्जन भी हम केस फाइल पर लाए हैं और उन्होंने 3 बंदों को नामजद किया है जी, बाज़मीर, मासूम और अब्दुल हमीद। तीनों बंदे फैजुर रहमान की स्टेटमेंट के मुताबिक थे वो कोली पालस के रेजिडेंट्स हैं। हमने यहाँ से टीम भिजवाई, लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया। लोकल पुलिस ने एलीट के साथ लेट नाइट एक्शन करके मासूम को गिरफ्तार कर लिए। अफजल कोहिस्तानी के कत्ल का मुकदमा कैंट थाने में दर्ज है। अफजल कोहिस्तानी पर हमले में जख्मी राहगीर के बयान पर गिरफ्तार फैजुर रहमान को अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फैजुर रहमान से जो वेपन रिकवर हुए थे वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिए हैं। जो बाकी 3 जख्मी थे उनमें से एक ने फैजुर रहमान को आइडेंटिफाई करके चार्ज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 2 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। लाहौर से अगवा होने वाले बच्चे को गुजरांवाला में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने अगवाकार को गिरफ्तार करके निशानदेही पर नाले से लाश निकाल ली। पैसे की लालच और पकड़े जाने का खौफ, सफाक मुलजिम ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। शादबाग के रिहायशी 4 साला मोहम्मद अली को तकरीबन 2 हफ्ते पहले अगवा किया गया। मुलजिम ने पहले रकम का तकाजा किया और फिर खौफजदा होकर बच्चे की जान ले ली। मोहम्मद अली के लवाहिकीन का कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मेरे छोटे भाई को गली में से उठाया और अगवा करके उसे ले गए। हम अपील करते हैं कि मुजरिम को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मोहम्मद अली के अगवा के बाद मुलजिम ने 5 लाख रुपए तावान का मुतालबा भी किया, लेकिन शनाख्त के खौफ से बच्चे को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी। जहाँ जिसने चीज दे के दी ना, वो दुकानदार जो है ना, उन्होंने वो हमें बताया कि जब मैंने उसके साथ विकी के साथ बच्चे को देखा। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी है। एबटाबाद के इलाके गुनिया में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात, खातून समेत 2 अफराद कत्ल और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का आपस में झगड़ा चल रहा था। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। एबटाबाद के इलाके गोरिया में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, मां जाबहक जबकि बेटा जख्मी हो गया। दूसरी जानिब पुलिस को इलाके से 22 साला कासिम की लाश भी मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का आपस में जायदाद का तनाजा है। जैतून बीबी जिसकी उम्र है 45-46 साल, वो मर्डर हुई है कोडा ग्रुप के हाथों। कुछ देर बाद जो एक मुलजमान इसको कत्ल करने वाले जैतून बीबी को, उनमें से भी एक की कासम जो है वो कोडे का बेटा है, उसकी लाश भी वहीं पहाड़ से मिली है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूला जैतून बीबी का शौहर भी 3 साल पहले इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुका है। थाना सिटी में फरीकैन के एक दूसरे के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। अहम खबर आपको दे, कराची के बैंकों में अपनी जमा पूंजी रखने वाले जरा होशियार हो जाएं, क्योंकि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बैंक्स में तैनात 1,25,000 में से 1,12,000 गार्ड्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक नहीं किया गया।
पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक न करने वाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि ये जो गार्ड्स बैंक्स के बाहर तैनात हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक नहीं किया गया है। महकमा दाखिला सिंध को ऐसी कंपनीज का लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश की गई है और पुलिस का सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला भी सामने आया है। बैंक्स के बाहर तैनात गार्ड्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक नहीं होता और इस सिलसिले में निजी बैंक्स में जमा पूंजी रखने वाले जरा होशियार हो जाएं, एहतियात से काम लें, क्योंकि 1,25,000 में से 1,12,000 गार्ड्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक नहीं किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। आमिर, ये तो इंतहाई खतरनाक बात है, यानी कि बैंक्स के बाहर जो गार्ड्स हैं घर के भेदी बनकर कभी भी लंका ढा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता रोज निजी बैंक में नकदजनी की वारदात हुई थी, जिसमें एक गार्ड 50 से ज्यादा लॉकर जो है वो लेकर सामान लेकर फरार हो गया था। जब पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम यह हुआ कि 90% से ज्यादा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही जो है वो चेक नहीं किया गया, ना ही उनकी फॉरेंसिक क्लियरेंस करवाई है। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि जो गार्ड नकदजनी की वारदात में मुलविस था, वो इससे पहले भी एक वारदात में मुलविस था और उसको गिरफ्तार किया गया था। 4 साल कैद काट कर जो है वो घर वापस आया था। अब इस हवाले से हमारी बात भी हुई है। जो इंस्पेक्शन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सेल है, उनके जो SSP हैं, वो भी हमें यही बता रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म अभी तक तरतीब नहीं दिया गया जिसके जरिए इन सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा सके। लेकिन इस वाक़े के बाद जरूर जो है वो पुलिस हरकत में आई है और उन्होंने सिंध होम डिपार्टमेंट को खत लिखा है और ये कहा है कि जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं इनको पाबंद किया जाए कि इनके जितने भी गार्ड्स हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए और इनका फॉरेंसिक जो क्लियरेंस है वो करवाई जाए। जी आमिर मजीद, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। सिक्योरिटी कंपनीज SOP पर अमल दरामद नहीं कर रही, सिक्योरिटी गार्ड्स की क्लियरेंस ही नहीं करती। इंस्पेक्शन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज सेल के SSP जाकिर हुसैन ने समा को मजीद क्या बताया, ये भी अपने नाजरीन को सुनवाते हैं। 90% इनकी कोई वेरिफिकेशन है ही नहीं कि 90% अगर ये इनमें से क्रिमिनल घूम रहे हैं तो कितनी फीसद क्रिमिनल हैं जो कि मौके की तलाश में बैठे हुए कि यार हमने अब क्या करना है। कराची में पुलिस और रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। मौलाना अमजद दीनपुरी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम और एक जाली मेजर समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ बल्दिया टाउन में ताला तोड़ गिरोह भी अपना काम कर दिखाया। शहर भर से जराइम की खबरों का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में 2013 में शारा फैसल पर आलिम दीन मौलाना अमजद दीनपुरी के कत्ल में मुलव्वस मुबैना टारगेट किलर शहादत हुसैन उर्फ पीर जी को AVCC ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर सोल्जर बाजार थाने में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी कत्ल करने का इल्जाम है। मलिर कैंट पुलिस ने खुद को मेजर जाहिर करके लोगों को बेवकूफ बनाने वाला मुलजिम सादी टाउन से धर लिया, जिससे यूनिफॉर्म और मुतादिद तस्वीर भी मिली। उधर 2 अफराद को मौत के घाट उतारने वाला अब्बास उर्फ चड्डा और मसूद और बबलू PCSIR सोसाइटी से पकड़े गए। शहर में ताजिरों से भत्ता लेने वाला अली असगर रेंजर्स ने मलिर सिटी से धर लिया। सऊदाबाद और सच्चल से 5 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब ताला तोड़ गिरोह बाज न आया, वारदात करने फिर निकल आया। इस बार बल्दिया टाउन सेक्टर 4 की दुकानों को निशाना बनाया। 6 दुकानों के ताले काटकर मुलजिमान लाखों रुपए मालियत का सामान ले गए। अपनी आज़ादी कायम रखने के लिए आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अमन पसंदी की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर आजम ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। छात्रों में जलसे से खिताब में बोले, फौज और अवाम तैयार हैं। ये भी वाजे कर दिया कि अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। बार बार हमने पैगाम पहुंचाया कि हम अमन चाहते हैं। हमने पायलट वापस कर दिया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क की आजादी के लिए हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा हीरो टीपू सुल्तान है, बहादुर शाह जफर नहीं है। ये समझता है कि इस मुल्क को गुलाम बना लेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे कोई सुपर पावर है, कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे। ऐसी गलत फहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया यहाँ से जवाबी कार्रवाई होगी। कोई भी मुल्क मुसल्लह ग्रुपों को अपने मुल्क में इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान की जमीन किसी किस्म की दहशतगर्दी मुल्क से बाहर ये हुकूमत इजाजत नहीं देगी। हम किसी किस्म के मिलिटेंट ग्रुप को अब अपने मुल्क में नहीं फंक्शन करने देंगे। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान, भारतीय तैयारे अपनी हुदूद में भी महफूज नहीं। भारत में एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। MiG-21 तैयारा राजस्थान के शहर बीकानेर में गिरा।
भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक तैयारा परिंदा टकराने के बायस तबाह हुआ। मोदी जी, पहले अपनी सेना की तो खबर ले लो। पाकिस्तान पर हमले की बड़क मारने से पहले देख तो लो कि तुम्हारी फौज इस काबिल है भी कि नहीं। क्या तुम्हारा ये जंगी तैयारा MiG-21 पाक फजाइया के शाहीनों का मुकाबला कर सकता है? याद नहीं, अभी चंद दिनों की ही तो बात है। इतनी जल्दी भूल गए इकबाल के शाहीनों ने कैसे धूल चटाई थी। वो MiG-21 तैयारा ही था ना, और आज फिर एक और MiG-21 तैयारा तबाह हो गया। बीकानेर में नाल एयरबेस सरहद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ये वही जगह है जहां से तुम पाकिस्तान पर हमले की बातें करते हो, मगर तुम्हारी तो अपनी फजाई हुदूद ही तुम्हारे लिए महफूज नहीं। खदशा है कहीं तुम MiG-21 से टकराने वाले परिंदे को पाकिस्तानी जासूस ही करार न दे दो। पाकिस्तान पर हमले का सोचना भी भारत को भारी पड़ गया। पाक फौज के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मुकद्दर बनी तो कभी भारतीय फजाइया के अनाड़ी पायलट्स ने अपने ही तैयारे आपस में टकरा दिए। जंग के मैदान में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय हुकाम टोपी ड्रामों पर उतर आए। भूखी और डरपोक फौज का मोराल बढ़ाने के लिए जेंटलमैन खेल से खिलवाड़ शुरू कर दिया। रांची में होने वाले मैच से पहले खिलाड़ियों को फौजी टोपियां पहना दी। जावेद मियादाद ने खरी खरी सुना दी। फवाद चौधरी की भी मजम्मत, कहा भारतीय टीम को ना रोका तो पाकिस्तानी खिलाड़ी काली पट्टियां पहनकर आए। नरेंद्र मोदी, कान खोलकर सुन लो, ये 71 नहीं नया पाकिस्तान है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की छाछरू में भारत को ललकार, कहा पाकिस्तान अमन की सदाएं बुलंद कर रहा है और भारत तबले जंग बजा रहा है। अमन का हाथ बढ़ाया तो हाथ थाम लेंगे, जंग का मुक्का बढ़ाया तो उसे तोड़ देंगे। नरेंद्र मोदी, सोच के देखना, ये 71 नहीं है, ये पुराना नहीं, ये नया पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान है। अगर मोदी सरकार ने मैली आंख से देखा पाकिस्तान की तरफ, हर का एक एक बच्चा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार है। मोदी सरकार गांधी, पटेल, नेहरू के फलसफे को दफन कर रही है कि आज भी तुम्हारे सीने में इंतकाम की आग चल रही है। और शिमाली कोरिया नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का इम्कान है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अदारिये में खबरदार कर दिया। लिखा कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होने तक खौफनाक सूरत हाल बरकरार रहेगी। सरहदों पर दोनों ममालिक की फौज तैयार है। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग छिड़ने का खदशा है। दोनों मुल्क खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में खदशा जाहिर किया कि सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौज तैयार है, मगर हुकूमतों में डायलॉग्स न होने के बराबर हैं। अमरीकी अखबार ने ये भी साफ साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान और भारत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते, खौफनाक सूरत हाल बरकरार रहेगी। अखबार ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को मशकूक करार दिया और पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस करके खैर सगाली दिखाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया कशीदगी कम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया और उनका झुकाव भारत की तरफ नजर आया। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की साजिश, हुर्रियत लीडर्स की गिरफ्तारी और जमात इस्लामी पर पाबंदी के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई। मोदी सरकार की साजिशों और मजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में दुकानें और मार्केट्स बंद रहीं। सड़कों पर सिर्फ काबिज भारतीय फौज के एहलकार दिखाई दिए, जिन्हें पुरअमन मुजाहिरों की सूरत में शहरियों पर गोलियां चलाने के लिए तैनात किया गया था। मोदी सरकार कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करना चाहती है ताकि भारत के मुख्तलिफ इलाकों से इंतहा पसंदों को मकबूजा कश्मीर में लाकर बसाया जाए और कश्मीरी अक़लियत बन जाएं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया। अमरीकी फौज भी पाकिस्तान के किरदार की मुअतरफ हो गई। अमरीकी सेंटकॉम जनरल जोसेफ वॉटल ने सेनेट कमेटी को बताया, पाकिस्तान की जानिब से ऐसे इक़दाम पहले कभी नहीं देखे। दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। डू मोर की बातें करने वाला अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहने लगा।
امریکی سینٹ کام کے جنرل جوزف واٹل کی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ، بتایا پاکستان تعاون کر رہا۔ جنرل واٹل نے کہا پچھلے 6 ماہ میں افغانستان میں انتہائی پیش رفت ہوئی ہے اور دنیا وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی تائید کر رہی ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ جنرل جوزف واٹل نے پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے امریکہ کے لیے اہمیت کا حامل ملک قرار دیتے ہوئے کہا اس وقت پاک امریکہ تعلقات کو چیلنجز درپیش ہیں، ایسے میں خطے میں امن امریکہ اور پاکستان دونوں ہی کے مفاد میں ہے۔ اور جیالوں کی پچ پر عمران خان کے بلاول بھٹو پر باؤنسرز، کہا ایک لیڈر نام بدل کر قائد بن گیا، اسے معلوم ہی نہیں کہ جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ پی پی چیئرمین نے قومی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کی جو کم لوگوں کو ہی سمجھ میں آئی، بتا دیا کہ بلاول کرپشن کے خلاف یو ٹرن لے لیتے تو آج عدالتوں کے چکر نہ لگ رہے ہوتے۔ وزیر اعظم تھرپارکر میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑی بدقسمتی سندھ کی یہ، سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ ایک لیڈر کیسے بنا؟ اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا۔ تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں بڑے کم لوگوں کو انگریزی آتی ہے۔ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، اتنے گھبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف منہ کر کے اسمبلی میں نماز پڑھ دی۔ آپ اگر یو ٹرن کا مطلب سمجھتے تو آپ اور آپ کے والد صاحب اس مشکل وقت سے نہ گزرتے، کرپشن سے یو ٹرن کر جاتے تو آج آپ عدالتوں کے اندر نہ پھر رہے ہوتے۔ والد صاحب نے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے۔ تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے۔ بزدل لوگ پیٹھ پیچھے رد عمل دیتے ہیں، عمران خان کی تقریر پر جیال قائد کا بھی جواب آ گیا۔ اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کا لب و لہجہ اپوزیشن کے لیے سخت اور مودی کے لیے نرم ہوتا ہے۔ وہ انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ گھر میں وزیر اعظم کی تقریر پر بلاول کا جوابی وار۔ جیال قائد نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ ان کی تقریر پر وزیر اعظم کو اسمبلی میں ہی جواب دینا چاہیے تھا۔ بزدل لوگ پیٹھ پیچھے رد عمل دیتے ہیں۔ بلاول کا کہنا تھا کہ کاش عمران خان مودی اور کالعدم تنظیموں کے لیے سخت لہجہ اختیار کرتے جیسا وہ اپوزیشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلاول نے وزیر اعظم کو چیلنج بھی دیا۔ 21 جولائی کو تھر میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ تھر کا جلسہ ہو تو ایسا ہو۔ دوسری جانب مریم نواز نے نواز شریف کے لیے جیل میں لائف سیونگ یونٹ قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا سابق وزیر اعظم کی حالت تشویشناک ہو چکی ہے اور وہ کسی اسپتال میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ مریم نواز والد کی صحت کے لیے فکر مند، سابق وزیر اعظم سے جیل میں ملاقات کی اور پھر ٹویٹر پیغام میں کہا کہ میاں صاحب دل کے امراض سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ خاتون رہنما کا کہنا تھا کہ نواز شریف اسپتال منتقل ہونے پر رضامند نہیں، اس لیے حکام ان کے لیے جیل میں ہی لائف سیونگ یونٹ قائم کریں۔ لائف سیونگ یونٹ جی ایک آئی سی یو کا بیڈ، ایک کارڈک مانیٹر اور کوئی اس طرح کی ایک ریلیونٹ ٹرالی جس میں لائف سیونگ ڈرگز ہوں، وہ ایک ایڈیشنل رکھنے، کیونکہ جیل میں ہاسپٹل تو آلریڈی موجود ہے۔ اور مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ ملک کی بڑی سیاسی جماعت اور لاکھوں لوگوں کے قائد ہیں، اس لیے ان کا حق ہے کہ انہیں یہ سہولیات دی جائیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت پر الزام لگا دیا۔ ایک بیان میں بولے ڈاکٹرز نے فوری طور پر نواز شریف کا علاج شروع کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن حکومت بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے بھائی میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا نواز شریف کو کئی دن سے مسلسل انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے۔ چھوٹے بھائی سے گفتگو میں نواز شریف کا کہنا ہے کہ سروسز پی آئی سی اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز کہتے ہیں انہیں صرف بیماری کی تشخیص کی ہدایت کی گئی ہے، وہ علاج شروع نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کہتے ہیں حکومت ایک بار پھر ان کا مذاق اڑانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن اب وہ مزید تضحیک برداشت نہیں کریں گے۔ خورشید شاہ سکھر کے این آئی سی وی ڈی اسپتال کے گن گاتے نہیں تھکتے، کہتے ہیں نواز شریف لندن کے مہنگے علاج کی بجائے یہاں آئیں مفت علاج کرائیں گے۔ دوسری طرف عوام تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ ساحل جوکی کی رپورٹ۔
साईं सरकार के बड़े बड़े दावे, कभी सक्खर को पेरिस बनाया। एक फील्ड में तो मैं यूरोप से भी आके हूँ, हॉस्पिटल में, हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ में जो अभी हमने NICVD बनाया है, जिसने देखा है, वो कहते हैं ऐसी अस्पताल तो अमेरिका में बहुत थोड़ी है। तो कभी नवाज शरीफ को NICVD में इलाज की पेशकश कर दी। उनके लिए दरवाजे खाली है, खुले हुए हैं, वो आ जाए, यहाँ अच्छा इलाज है, वो बेस्ट डॉक्टर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के, यहाँ आएंगे हमें खुशी होगी कि उनको सेहत याब करके यहाँ से भेजे। लेकिन हकाइक हैं क्या, आप खुद ही देख लें। कहीं मरीज इलाज के लिए दरबदर तो कहीं तीमारदारों के बैठने का कोई इंतजाम नहीं। ये यूरोप वाली सहूलत इनके बस में भी नहीं है, ये कहाँ से देंगे यूरोप वाली सहूलत। भले ऊपर से हमला जो है ऊपर से हुकूमत दे भी ना, जो हमारे जो बंदे जो काम करने वाले ना ही बढ़ने देना है ना हम लोग बढ़ेंगे। बिल्डिंग जो वो बड़ी खूबसूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन सूरत हाल के बरखिलाफ बड़े बड़े दावे करने में अस्पताल इंतजामिया भी पीछे ना रही। बड़े से बड़े आदमी का हो सकता है, किसी का, मैं तो कहता हूँ लंदन न्यूयॉर्क से भी अगर मरीज आके यहाँ इलाज कराना चाहें तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम उसी क्वालिटी का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। शहरियों का कहना है कि सूबाई हुकूमत दावों के बजाय अमली इक़दाम करे ताकि लोगों को इलाज की सस्ती सहूलियात फराहम की जा सके। कैमरामैन राहिब मंगरियों के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। और सिंध असेंबली के इजलास में जुम्मे को भी ऑपोजिशन का मुकाबला ऑपोजिशन से रहा। हुकूमत वाले खिलखिलाते रहे, तालियां बजाते रहे। फैसल खान की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में अजब ही तमाशा लगा है। ओपोजिशन के खिलाफ बोल रही है और हुकूमत तमाशा देखकर तालियां बजा रही है। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने बोलना चाहा। आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर के बाद ले लेंगे। डेप्यूटी स्पीकर रेहाना लगारी से तो मामला ना संभला। स्पीकर आगा सिराज ने सीट संभाली। MMA के अब्दुल रशीद, कहने को तो ये ओपोजिशन वाले हैं, लेकिन आज फिर ओपोजिशन पर ही गर्जे बरसे। इतनी ताली पीटियां जा रही थी कि आज ओपोजिशन लीडर भी नहीं है। मैं समझा ओपोजिशन लीडर के घर PSC पैदा हो गई। तहरीक इंसाफ वाले स्पीकर की डाइस पर आए, पर्चे फाड़ डाले, खूब शोर शराबा किया। अगर ये शोर नहीं करेंगे हम तब भी PSC को नहीं देंगे सर। शोर शराबे के बाद PTI वाले आखिर में वॉकआउट कर गए और हुकूमती अरकान करारदादे मंजूर कराते रहे। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फैसल खान, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में UC चेयरमैन रहीम शाह के हाथों हलाक होने वाले इरशाद रांझानी का केस दहशतगर्दी और कत्ल का केस नहीं बनता। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। वाकया था 6 फरवरी का। इलाका भैंस कॉलोनी। UC चेयरमैन रहीम शाह बैंक से रकम लेकर निकले तो पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार इरशाद रांझानी ने ताक्कुब करना शुरू कर दिया। CCTV में मोटरसाइकिल सवार रहीम शाह का पीछा करते भी देखे जा सकते हैं। कुछ ही फासले पर रहीम शाह ने गाड़ी के अंदर से ही फायरिंग करके इरशाद रांझानी को हलाक कर डाला। मामले पर वजीर आला सिंध ने भी खूब हंगामा किया था। असेंबली सर पर उठा ली थी। इस कत्ल में पुलिस भी इन्वॉल्व है। दरख्वास्त दी गई कि इरशाद रांझानी की हलाकत के खिलाफ UC चेयरमैन रहीम शाह और इंस्पेक्टर आमिर रियाज के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लेकिन अब पुलिस ने रिपोर्ट जमा कराई है कि मुल्जिम रहीम शाह और इंस्पेक्टर आमिर रियाज के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल का केस नहीं बनता। मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत भी नहीं। अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। और कराची में निजी बैंक्स के बाहर सस्ते घर स्कीम के लिए फॉर्म हासिल कर रहे हैं जो लोग, वो दिल थाम ले। मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हम मौजूद है स्कीम 45 ऐसा टाउन में। आइए देखते हैं कि अंदर पानी बिजली गैस आ गए और क्या आबादकारी हो गई है या नहीं। कराची वाले माजी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। साईं सरकार की सस्ते घर की नई स्कीम पर बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, लेकिन MDA ने माजी में लोगों के साथ क्या किया, आइए आपको याद दिलाते हैं। सन था 2004 जब MDA की 63 टाउन के नाम से स्कीम आई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिताह किया, खूब चर्चा हुआ, शहरी बड़े खुश थे। 9,512 एकड़ पर 60,000 प्लॉट जो मिलने थे। 9.5 लाख शहरियों ने फार्म जमा करवाए। MDA ने फार्म देकर 43 करोड़ रुपए कमाए जो नाकाबिले वापसी थे। 58,000 शहरियों की कुरानदाजी में नाम आए जो कि प्लॉट्स की 90% रकम अदा कर चुके हैं, यानी 7 अरब रुपए से जायद की रकम MDA वालों की जेबों में जा चुकी। लेकिन क्या अलॉटीज को सहूलियात मिल गयी? 10-12 साल गुजर गए, यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, गटर लाइन कुछ भी नहीं है। ये है MDA की 15 साल पुरानी स्कीम का हाल।
اب اپنے گھر کا خواب لے کر نئی اسکیم کے پیچھے بھاگنے والے خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ محمد علی حفیظ، سما، کراچی۔ اور معروف اداکارہ آسیہ بیگم کی 6ٹھی برسی پر ان کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز، دیکھتے رہیے سما۔